आबा जी का गुस्सा देखकर निशा डर के मारे खड़ी हुई कांप रही थी, लेकिन हिम्मत करके उसने थोड़ा सा बोलने की कोशिश की तो आबा जी उस पर अकड़ पड़ी। ए महारानी, अभी एक धक्का दिया तो दूर जाकर गिरेगी। अभी तो तू बीमार थी और अब तुझमें इतनी ताकत आ गई कि तू मुझे अकड़ दिखा रही है। और खबरदार, जो मेरे आगे ये बीमार होने का ड्रामा किया तो वो हाल करूंगी, याद रखेगी। आबा जी की बातें सुनकर निशा रोने लगी और बोली, मम्मी मैं सच कह रही हूँ, मेरी तबीयत बहुत खराब है, सच में मुझसे काम नहीं होगा। आबा जी फिर से आंखें निकालकर बोली, पैसे आ चुके हैं तो मुझे काम पर जाना ही पड़ेगा। मैं उनके पैसे नहीं लौटा सकती क्योंकि खर्च हो चुके हैं। तुम नहीं जाओगी तो क्या वहाँ काम करने तेरा बाप ऊपर से नीचे आएगा? नहीं तो पैसा करके जो तेरे हाथ में सोने की अंगूठी है ना, उसे मुझे दे दे, मैं इसको बेचकर उनके पैसे वापस दे दूंगी। तेरी वजह से ही तो मैंने एडवांस लिया था। आबा जी के मुंह से ये बात सुनकर निशा की आंखें भर आई, क्योंकि वह अंगूठी उसकी माँ की निशानी थी। वो रोते हुए कहने लगी, नहीं मम्मी जी, यही मेरी माँ की निशानी है, मैं इसे अपने हाथ से नहीं निकाल सकती। कहते कहते निशा अपनी सास के पैरों में गिरकर रोने लगी। पर पत्थर दिल आबा जी को निशा पर बिल्कुल भी तरस नहीं आया। आबा जी ने गुस्से में जैसे ही अंगूठी उतारने के लिए निशा का हाथ खींच तो किसी ने पीछे से आकर उनके बाजू पकड़ लिया। गर्दन घुमाकर देखा तो उनके होश उड़ गए। कहानी की पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अरे सुभाष, किसी नौकरी का इंतजाम हुआ या नहीं? आखिर मेरी पेंशन से कब तक काम चलेगा? तुम दोनों का पेट मैं अकेली भर रही हूँ। माँ की नाराजगी देखकर सुभाष ने कहा, माँ मैं रोज नौकरी तलाश कर रहा हूँ, अब लग रहा है कहीं ना कहीं बात बन जाएगी। आप चिंता मत करो, मेरी नौकरी लगते ही आपको कोई खर्चा नहीं करना पड़ेगा, आपको खर्चा मैं ही उठाऊंगा। और जी गुस्से में बैठी हुई बड़बड़ा रही थी और सुभाष टेंशन में बैठा हुआ अपनी डायरी में कुछ ढूंढ रहा था। आबा जी ने अपनी बहू निशा को आवाज दी तो निशा जल्दी से दौड़कर आई। क्या हुआ मम्मी जी, कोई काम था क्या? मैं रसोई में मसाला पीस रही थी, मिक्सी में आवाज नहीं आ रही थी। आबा देवी निशा की बात सुनकर गुस्से में बोली, अरे तुझसे कितनी बार कहा है मिक्सी मत चलाया कर, तुझे पता भी है इतनी बिजली इस्तेमाल करने से बिल कितना आता है। अरे तुम दोनों तो आराम से रहते हो, तुम्हारी जेब से जाता जो नहीं है, सब कुछ तो मुझे बनना पड़ता है। यह सुनकर सुभाष का आत्मसम्मान चूर चूर हो रहा था, क्योंकि सुभाष हमेशा से तो बेरोजगार था। उसकी नौकरी गई 3 महीने हो गए थे और शादी को 6 महीने हुए थे। वह तो अच्छी खासी नौकरी करता था, लेकिन अचानक मंदी हुई और कंपनी ने काफी लोगों को नौकरी से निकाल दिया। इसमें सुभाष की क्या गलती थी? सुभाष यही सोच रहा था कि मुझे इसके लिए रोज रोज क्यों सुनाया जाता है। अरे मैं भी तो मेहनत से नौकरी ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ और घर खर्च की मुझे भी चिंता है। सुभाष ने तुरंत अपनी माँ से कहा कि माँ, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैं कभी नौकरी करता ही नहीं था। अरे मेरी नौकरी गए 3 महीने हुए हैं, उससे पहले तो मैं नौकरी करता था और पूरे घर का खर्च उठाता था। आपसे मैंने कभी एक चवन्नी भी नहीं मांगी। आबा जी गुस्से में बोली, अरे तो इतने दिनों में नौकरी मिल जानी चाहिए थी, अभी तक तो नहीं मिली। सुभाष ने अपनी माँ से कहा, आप सोच रही हैं कि मैं नौकरी ढूंढ नहीं रहा हूँ, मैं भी पूरी जी जान लगा रहा हूँ और अब मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही मुझे नौकरी मिल जाएगी। आबा जी मुंह टेढ़ा करके बोली, मिल जाएगी तब बात करना, मेरे साथ मुंह चलाने की जरूरत नहीं है। बेचारा सुभाष अपनी माँ के गुस्से को देखकर सोच रहा था कि बस अब जल्दी से मुझे नौकरी मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। शायद माँ इसीलिए परेशान है क्योंकि उन्हें पेंशन से अपनी दवाओं का खर्चा भी उठाना होता है। तभी आबा जी के पास एक फोन आया और वह फोन पर बात करने लगी। सुभाष ध्यान से उनकी तरफ देख रहा था और कुछ समझ रह गया था कि माँ क्या बातें कर रही है। वह भी फोन काटने का ही इंतजार कर रहा था। फोन काटते ही आबा जी ने कहा कि सुभाष, तेरी बहन यहाँ रहने आ रही है, 1 महीने के लिए उसको छुट्टी मिली है, इसीलिए आ रही है।
सुभाष ये सुनकर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, ठीक है, लेकिन माँ ऐसे में तो खर्चा बढ़ जाएगा, तो क्या करेंगे? दीदी को कुछ बता भी तो नहीं सकते। आप कहो तो मैं निशा को उसके मायके छोड़ आऊं। आबा जी ये सुनकर गुस्से से भड़क गई। तू मुझे जानबूझकर ऐसा सुना रहा है ना? अरे तेरी दीदी आ रही है, लड़कियां मायके आकर काम करती अच्छी लगती हैं क्या? उसको छोड़कर आने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं तो घर कौन संभालेगा? सुभाष उठकर चुपचाप चला गया, लेकिन वह समझ गया कि दीदी तो आ रही है, लेकिन अब हमारे ऊपर गाज गिरने वाली है, क्योंकि दीदी के सामने माँ कुछ कहने से छोड़ेंगी नहीं। भगवान करे बस मुझे जल्दी से नौकरी मिल जाए, वरना घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। आबा जी ने अपनी बेटी के लिए घर में तैयारी करना शुरू कर दिया और तरह तरह के खाने पीने का सामान बाजार से खरीद कर ले आई। उनकी बहू निशा यह देखकर हैरान हो रही थी, क्योंकि वह तो रोज खर्चों के ताने सुनाती थी। आबा जी ने निशा से कहा कि घर में पापड़ तो रखे हैं ना, क्योंकि सुचिता को बिना पापड़ के खाना अच्छा नहीं लगता है। दही हर वक्त घर में रहना चाहिए, अगर कुछ ना हो तो मुझे अभी बता दो। यह सब सुनकर निशा दंग रह गई। अगले दिन निशा की ननद सुचिता आ गई। जब उसकी टैक्सी बाहर आकर रुकी तो सासू माँ तेजी से बाहर भागकर गई और सुचिता को गले से लगा लिया। निशा ने भी बाहर आकर पैर छूकर तो सुचिता ने कहा, अरे तुम अभी ऐसे ही घूम रही हो? सब रिश्तेदारों की बहू ने खुशखबरी सुना दी है, बस तुम रह गई हो। अंदर आते हुए आबा जी ने सुचिता से कहा कि अरे खुशखबरी सुनाने के लिए बजट भी तो होना चाहिए। वह तो इसके पति का है नहीं, मैं नहीं होती तो ये लोग भूखे मर जाते। यह सुनकर तो निशा के होश उड़ गए कि सासू माँ दीदी के सामने हमारा अपमान करने से बाज नहीं आ रही हैं। उसने धीरे से कहा कि मम्मी वह ढूंढ तो रहे हैं नौकरी, तो मिल ही जाएगी। आबा जी ने आंख दिखाकर कहा कि तू यहाँ खड़ी होकर बातें मत बना, चुपचाप अंदर जा और ननद के लिए चाय नाश्ता तैयार कर। सुचिता अंदर आकर बैठ गई और चारों तरफ देखते हुए बोली, मम्मी पापा को तो ऐसा घर बिल्कुल पसंद नहीं था। वह तो हर साल घर में पेंट करवाते थे। आप देखो घर की हालत क्या हो गई है। पापा होते तो यह घर कितना चमकता। आबा जी माथे पर हाथ रखकर बोली, मेरा तो सारा पैसा इन लोगों के ऊपर ही खर्च हो जाता है, भला अब मैं पेट कहाँ से करवाऊंगी। सुचिता ने अपनी माँ से गुस्से में कहा, मम्मी सुभाष को नौकरी क्यों नहीं मिल रही है? अब तो 3 महीने हो चुके हैं। आबा जी ने कहा कि मुझे क्या पता, नहीं सारा दिन यहाँ घूमता है। निशा रसोई में सब कुछ सुन रही थी और उसे सुनकर गुस्सा आ रहा था कि अपने ही बेटे पर इनको आप भरोसा नहीं है, जबकि 3 महीने पहले उसकी कमाई ही खाई जाती थी। आबा जी उठकर रसोई में आई और निशा से बोली, इस चाय नाश्ते को तुम हाथ मत लगाना, याद रखना ये मैंने सुचिता के लिए मंगवाया है। जब तक वह रहेगी वही खाएगी। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि तुम लोगों के शौक भी पूरे कर दूं। निशा फटी आंखों से सास को देख रही थी और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे थे, लेकिन सास को उसके आंसुओं से कोई मतलब ही नहीं था। कुछ देर में निशा सारा नाश्ता लेकर बाहर आ गई और सुचिता के सामने रख दिया। सुचिता ने निशा से दिखावे के लिए कहा कि अरे तुम भी बैठ जाओ, तुम कहाँ जा रही हो? तो आबा जी ने तुरंत कहा कि नहीं, उसको जाने दे, किचन में बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। निशा जानती थी कि सासू माँ कभी भी उसे वहां बैठने ही नहीं देगी। दोनों माँ बेटी बैठकर बात करती रही और निशा रसोई के काम खत्म करके कमरे में चली गई तो सासू माँ ने आवाज देकर कहा कि अरे आराम करने को किसने कहा है, कपड़े कौन धोएगा? तो निशा ने कहा कि मम्मी जी सुबह से वॉशिंग मशीन नहीं चल रही है, मैंने इनसे कहा है अभी यह मैकेनिक को लेकर आएंगे तो वह ठीक करवा देंगे। आबा जी तुरंत गुस्से में गरज पड़ी, अरे वॉशिंग मशीन खराब हो गई तो क्या कपड़े नहीं धुलेंगे? भगवान ने तुझे 2 हाथ दिए हैं, इनका क्या करेगी? सुचिता ने भी एकदम से कहा कि मम्मी जी मेरी सास को तो वॉशिंग मशीन में धुले हुए कपड़े पसंद ही नहीं आते, मुझे तो हाथ से ही कपड़े धोने पड़ते हैं। सुचिता ने आग में घी डालने का काम किया था और यह देखकर निशा को गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाई। मगर आबा जी ने निशा से कहा, अभी जाकर चुपचाप हाथ से कपड़े धो डाल, वरना
कल को दुगने हो जाएंगे। निशा चुपचाप बाथरूम में जाकर कपड़े लेकर बैठ गई और हाथों से कपड़े धोने लगी। तभी घर में सुभाष आ गया और बोला, निशा तुम यह कपड़े क्यों धो रही हो? मैं मैकेनिक को लाया हूँ, अभी जरा देर में ठीक कर देगा। सुभाष ने मैकेनिक को मशीन ठीक करने के लिए लगा दिया और उधर आबा जी अपनी बेटी से धीरे से कहने लगी, बीवी की फिक्र सबको है लेकिन माँ की किसी को नहीं है। वॉशिंग मशीन खराब हुई तो तुरंत मैकेनिक आ गया, लेकिन मैं इतने दिन से कह रही हूँ कि नौकरी ढूंढ ले तो नौकरी नहीं मिल रही है, क्योंकि पता है ना माँ खर्चा उठा लेगी। यह सब चल ही रहा था कि सुभाष ने अपनी माँ के सामने बैठकर कहा कि माँ, दीदी का आना तो मेरे लिए शुभ हो गया। अभी मुझे ईमेल आया है, कल मुझे इंटरव्यू देने जाना है, 2 दिन का समय लगेगा, परसों वापस आऊंगा। यह सुनकर आबा जी खुशी से बोली, अरे मेरी बेटी तो लक्ष्मी है, लक्ष्मी। ससुराल में जाकर भी इसने भंडार भर दिए हैं, लेकिन किसी के कदम ऐसे भी होते हैं कि घर में पड़ जाए तो नौकरी ही चली जाती है। आबा जी ने यह बात निशा को सुनाने के लिए कही, लेकिन सुभाष को यह बहुत बुरा लगा। निशा की आंखों में आंसू तैर रहे थे और सुभाष को साफ नजर आ रहा था, लेकिन दोनों माँ बेटी एक दूसरे की तरफ देखकर दबे होठों से मुस्कुरा रही थी। निशा अंदर ही अंदर इस खबर से खुश थी और भगवान से कह रही थी कि बस अब वह नौकरी इनको मिल जाए तो मेरे कष्ट खत्म हो जाएंगे। जो मैं झेल रही हूँ वह सबसे कठिन है। अगले दिन सुभाष सुबह सुबह तैयारी करके निकल गया और निशा से कह गया कि तुम चिंता मत करना, अब बस हमारे दिन बदलने वाले हैं। निशा ने खुशी खुशी सुभाष को भेज दिया, लेकिन उसके जाते ही सासू माँ ने तुनक कर कहा, अरे अब क्या सड़क पर ही खड़ी रहेगी या अंदर जाकर काम भी देखेगी? पूरा घर फैला पड़ा है और कितनी जगह धूल जमी हुई है। हाथ में कपड़ा पकड़ और सबसे पहले धूल साफ कर। आबा जी को अच्छी तरह पता था कि निशा को धूल से परेशानी है, उसके सिर में दर्द शुरू हो जाता है, इसीलिए उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया था। वह निशा को सताना चाहती थी और ऐसा करके उन्हें अच्छा लगता था। निशा कहा कि मम्मी जी, मुझे इससे तकलीफ होती है, आपको तो पता है। तो सास ने तुरंत थप्पड़ मारकर कहा, जुबान चलाने के लिए तो तुझ में बहुत हिम्मत है, लेकिन धूल से परहेज दिखाने का तेरा नाटक खत्म ही नहीं होता है। कोई बीमारी नहीं है, मुझे पता है ड्रामा करती है, चुपचाप जाकर सफाई कर। बेचारी निशा ने कपड़ा उठाया और हर एक जगह को पोंछने लगी, लेकिन धीरे धीरे उसको छींक आने लगी और उसको सिर दर्द शुरू हो गया। उसने एक दुपट्टा लेकर सिर में बांधा और फिर से काम में लग गई। आबा जी ने पूरे घर की साफ सफाई करवाई, जिसे करने में निशा को बहुत समय लग गया। सुचिता बैठी बैठी आग में घी का काम कर रही थी और अपनी माँ से कह रही थी कि माँ, मैं तो अपने घर में खुद ही सफाई करती हूँ, क्योंकि मेरी सास को नौकरों के हाथ का काम पसंद ही नहीं है और मेरा घर एकदम चमचमाता रहता है। लेकिन आपके घर में देखो जरा कितनी धूल जमी हुई है। निशा को अपनी ननद पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन आखिर क्या करती, चुप रहकर तमाशा देख रही थी और सास का गुस्सा भी झेल रही थी। तभी आबा जी को फोन बजने लगा और उन्होंने फोन पर बात की तो उनकी सहेली का फोन था। फोन काट कर उन्होंने निशा से कहा कि निशा, जल्दी से जाकर बुढ़िया खाने की तैयारी करो, क्योंकि आज रात को मेरी सहेली खाने पर आ रही है। ये सुनकर निशा आंखें फाड़ कर अपनी सास को देखने लगी तो सास ने आंख दिखाकर कहा कि अरे देख क्या रही है, चुपचाप जाकर 3-4 सब्जी, पूरी कचौड़ी, रायता, सलाद सब बना ले। निशा पहले ही थक चुकी थी और अभी तो लंच भी नहीं बना था। निशा ने सबसे पहले जाकर रसोई में लंच की तैयारी की और दोनों माँ बेटी को खाना खिलाने के बाद वह शाम के खाने की तैयारी करने लगी। 3-4 सब्जी बनाना कोई मजाक नहीं था, जबकि उसकी तबीयत खराब हो रही थी, लेकिन उसने पूरे मन से खाना बनाया, क्योंकि पता था कि अगर कोई कमी रह गई तो सास सबके सामने ही बेइज्जत कर देगी और अभी तो घर में सुभाष भी नहीं है जो उसकी तरफ से आवाज उठा सके। शाम के समय आबा जी की सहेली आई और उनसे मिलकर बहुत खुश हुई। निशा को देखकर बोली कि आबा, तेरी बहू तो बहुत संस्कारी है, ज्यादा बोलती भी नहीं है। आबा जी ने आंख मारकर कहा कि अरे वह ऐसी ही है, मैंने बना रखा है, कंट्रोल करना भी तो आना चाहिए। फिर जब उनकी सहेली ने खाना खाया
तो उंगलियां चाटती रह गई और बोली कि भाई तेरी बहू तो बहुत अच्छा खाना बनाती है। काश मेरे घर में एक ऐसी कुक होती जो मेरे घर में भी रोज स्वादिष्ट खाना मिलता। आबा जी ने भी कह दिया कि तू इसको ले जाओ, ये यहाँ भी क्या करती है, तुम्हारा खाना ही बना देगी। यह सुनकर आबा जी की सहेली जोर से हंसने लगी, लेकिन फिर बोली कि वैसे कल मेरे घर मेहमान आ रहे हैं, काश मेरे घर ऐसा खाना बन जाता। अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या तुम्हारी बहू मेरे घर आकर खाना बना सकती है? तुम चिंता मत करो, मैं उसके लिए पेमेंट भी दूंगी। यह सुनते ही तो आबा जी के कान खड़े हो गए। उन्होंने कह दिया कि सोचकर बताऊंगी। निशा बेचारी इन बातों से अनजान थी। सहेली के जाने के बाद सुचित्रा ने अपनी माँ से कहा, माँ ये सारा दिन घर में करे भी क्या, और सुभाष तो रात को आएगा, आप इसको उनके घर भेज दो, लेकिन उनसे पेमेंट एडवांस ले लो जिससे यह मना ना कर पाए। आबा जी ने कहा कि तू सही कह रही है, ये आइडिया अच्छा रहेगा, इससे तो कुछ पैसे ही आएंगे। लेकिन उधर निशा की तबीयत खराब हो रही थी और अब उसको बुखार भी आ रहा था। मगर आबा जी ने अपनी सहेली को रात को ही फोन करके कह दिया कि मेरी बहू तुम्हारे घर आ जाएगी, मगर वह पेमेंट पहले ही मांग रही है। सहेली ने भी तुरंत पेमेंट दे दिया कि इससे निशा को खाना बनाने आना ही पड़ेगा, और इस तरह बात पक्की हो गई। अगले दिन निशा देर तक सोती रही और उसे समय का अंदाजा ही नहीं हुआ, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। सासू माँ दंदनाते हुए कमरे में आई और बोली, अरे आज दिन भर में इतना सारा काम है, तू अभी तक सो रही है? जल्दी से उठ और जा और घर का काम खत्म कर ले, फिर तुझे पुष्पा के घर जाना है। यह सुनकर निशा फटी आंखों से सास को देखने लगी और तुरंत पूछा कि मम्मी जी उनके घर क्यों जाना है? तो आबा जी ने कह दिया कि उनके घर मेहमान आ रहे हैं और उन्हें तेरे हाथ का खाना बहुत पसंद आया है, तू तो उनके घर खाना बना देना, उन्होंने पेमेंट भी दे दी है, अब तू मना नहीं कर सकती। आबा जी का गुस्सा देखकर निशा डर के मारे कांप रही थी, लेकिन हिम्मत करके उसने थोड़ा सा बोलने की कोशिश की तो आबा जी उस पर अकड़ पड़ी। ए महारानी, अभी एक धक्का दिया तो दूर जाकर गिरेगी, अभी तो बीमार थी और अब तुमने इतनी ताकत आ गई कि तू मुझे अकड़ दिखा रही है, और खबरदार जो मेरे आगे ये बीमार होने का ड्रामा किया तो वो हाल करूंगी कि याद रखेगी। आबा जी की बातें सुनकर निशा रोने लगी और बोली, मम्मी मैं सच कह रही हूँ, मेरी तबीयत बहुत खराब है, सच में मुझसे काम नहीं होगा, मैं आज उनके घर नहीं जा पाऊंगी, बहुत चक्कर आ रहे हैं। आबा जी फिर से आंख निकालकर बोली, उन लोगों ने पैसे दे दिए हैं तुझे, एक काम करने जाना ही पड़ेगा। मैं उनके पैसे नहीं लौटा सकती क्योंकि खर्च हो चुके हैं। अब क्या वहाँ काम करने तेरा बाप ऊपर से नीचे आएगा? नहीं तो ऐसा कर कि जो ये तेरे हाथ में सोने की अंगूठी है ना, उसे मुझे दे दे, मैं इसको बेचकर उनके पैसे वापस दे दूंगी, तेरी वजह से ही तो मैंने एडवांस लिया था। आबा जी के मुंह से ये बात सुनकर निशा की आंखें भर आई, क्योंकि वह अंगूठी उसकी माँ की निशानी थी, और वो कहने लगी, नहीं मम्मी जी, यही मेरी माँ की निशानी है, मैं इसे अपने हाथ से नहीं निकाल सकती। कहते कहते निशा अपनी सास के पैरों में घिरकर रोने लगी, पर पत्थर दिल आबा जी को निशा पर बिल्कुल भी तरस नहीं आया। आबा जी ने गुस्से में जैसे ही अंगूठी उतारने के लिए निशा का हाथ खींचा तो किसी ने पीछे से आकर उनका बाजू पकड़ लिया। आबा जी ने नजर घुमाकर देखा तो पीछे सुभाष खड़ा हुआ था। उसने कहा, मैंने सब कुछ सुन लिया है कि आप निशा के साथ किस चीज की जबरदस्ती कर रही हो। अरे शर्म आनी चाहिए कि आप उसको अपनी सहेली के घर में खाना बनाने के लिए भेज रही हो। अभी तो मैं 2 दिन के लिए गया था, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि मेरी गैर मौजूदगी में आप निशा के साथ यह सब करोगी। निशा सुभाष को देखते ही उससे लिपट गई तो वहां खड़ी सुचिता ने कहा कि अरे काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, और सभी पत्नियों अपने पतियों के साथ सहयोग करती हैं, तो इसमें कौन सा अत्याचार हो गया। सुभाष ने गुस्से में अपनी बहन से कहा कि इसकी तबीयत खराब है और यह काम मुझे बताकर नहीं हो रहा है, इसको खिलाने के लिए अभी इसका पति जिंदा है, मजबूरी में कोई भी काम किया जा सकता है, लेकिन अभी मजबूरी नहीं है और तुम लोगों इस पर तरस भी नहीं आ रहा, और मुझसे
ही छुपाया गया, ऊपर से बातों को घुमाने की कोशिश कर रहे हो। निशा के साथ इतना बुरा बर्ताव किया जा रहा था। अगर दीदी तुम्हारा पति तुम्हारे साथ ऐसा करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? ये सुनकर सुचिता गर्दन झुकाकर खड़ी हो गई और आबाजी सुभाष को देखती रह गई। सुभाष ने अपनी माँ से कहा कि मुझे नौकरी मिल गई है, मेरा काम जल्दी हो जाएगा, तो मैं जल्दी चला आया। अच्छा हुआ, नहीं तो आपकी ये हरकतें मुझे कैसे पता चलती। अब मैं निशा को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। इसको आपके भरोसे छोड़ने की मुझ में हिम्मत नहीं है। आप हम लोगों को इतने ताने देती थी, अब आपको हमारा खर्चा नहीं उठाना पड़ेगा। और दीदी, आप माँ को अपने घर ले जाओ। बहुत कान भरती थी ना आप माँ के, अब अपने घर में बिठाकर भर लेना। सुभाष का चेहरा गुस्से से लाल था, जिसे देखकर आबाजी बुचक्की रह गई थी। अब उनकी हिम्मत कुछ भी बोलने की नहीं हो रही थी, क्योंकि वह पकड़ी गई थी। सुभाष निशा को लेकर अगले दिन निकल गया और आबाजी घर में अकेली रह गई। उन्होंने सुचिता से कहा कि तू मुझे अपने साथ ले चल, ऐसे तो मुझे खाली घर काटने को दौड़ेगा। लेकिन सुचिता ने कह दिया कि मेरे घर में मेरी सास ही काफी है, आपको ले गई तो बखेड़ा हो जाएगा। आबाजी अब अंदर ही अंदर टूट गई थी और अपना ही चेहरा शीशे में नहीं देख पा रही थी, क्योंकि जो बहू के साथ करने की कोशिश की थी वह बहुत गलत था और अब अपनी गलती महसूस हो रही थी। मगर अब कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि बहू बेटा जा चुके थे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।